हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं जो आपके बीपीएससी जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो आपका 7 अगस्त को री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हमने ये मैराथन क्लास स्टार्ट की है आपकी, जो कि हम 2-3 दिन में पूरी कंप्लीट करा देंगे। साथ ही ये जो आपका 7 अगस्त के भी पुलिस के री एग्ज़ाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही ये जो बिहार के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी T3 T4 सक्षमता परीक्षा, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो गई। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके 2010 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बिहार में बीपीएससी के थ्रू या बीएसएससी के थ्रू, उन सभी के प्रीवियस ईयरली सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। साथ ही आपका संविधान पॉलिटी हो गया, साथ ही हिस्ट्री हो गया। तो ये हर तरीके का सब्जेक्ट इसमें आपका प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें वो है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आगे की वीडियो जो वो है आपकी पीडीएफ, उसमें इतना ब्लर नहीं है, इसमें थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा है। कोई नहीं, हम आपको बोलेंगे तो भी आपको समझ आ ही जाएगा, लेकिन आगे की में नहीं है। ठीक है, पहला है आपका कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत में जो कोयले के भंडार हैं, उत्पादन है, उसके संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे अमीर राज्य जो है वो आपका झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है। ठीक है, झारखंड। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा तथा छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। कई बार आपसे दूसरा तीसरा भी पूछ लिया जाता है। तो जो उड़ीसा है वो आपकी दूसरे सबसे बड़े में आता है, और जो तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ आता है कोयला उत्पादक में। और सबसे अमीर कौन सा हो जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा, वो आपका झारखंड है। ठीक है, और कोयला में भी आपके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कोयले में? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एंथ्रासाइट होता है, बिटुमेन्स होता है, लिग्राइट होता है और पिट कोयला होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्राइट और पिट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और जो इनमें से जो सबसे शुद्ध कोयला होता है वो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है। जो सबसे शुद्ध कोयला जो माना जाता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। और बिटुमेन जो होता है वो आपका सामान्य कोयले में आता है। किस में आता है? सामान्य कोयले में आ जाता है आपका बिटुमेन। ठीक है, और जो लिग्नाइट कोयला होता है वो आपका भूरा कोयला बोलते हैं, जिसको भूरा कोयला किसको बोलते हैं? तो भूरा कोयला आपके लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ बताना है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे है कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। कौन सा बांध? नागी बांध स्थित है। बिहार का कौन सा जिला है? तो वो आपका जमुई जिला है, जहाँ पर नागी बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो जो ककोल जलप्रपात है वो आपका नवादा जिले में है। कहाँ पर है? नवादा जिले में है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो आपकी 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित की थी। तो जो मीर कासिम थे उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। कहाँ पर? मुंगेर में। ठीक है, और मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया था। किसका लगाया था? जो मीर कासिम थे उन्होंने मुंगेर में गोला बारूद निर्माण करने का अपना कारखाना लगाया था। ठीक है, आगे है कि मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना था। जो मीर कासिम थे वो 1760 में कहाँ के नवाब बने थे? तो बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, आगे है कि 1763 में मीर कासिम को हराकर जो मीर जाफर थे वो बंगाल के नवाब बन गए थे पुनः। यानी कि जो मीर कासिम थे उनको 1763 में हराकर जो मीर जाफर थे दोबारा से बंगाल के नवाब बन गए थे। ठीक है, आगे आता है कि भारत के किस राज्य में गुर्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है। तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपकी गुर्जर और बकरवाल जनजाति है वो निवास करती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो आगे है आपका कि 7वां कि वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। तो जो वन स्टॉप सेंटर योजना है वो आपकी राखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। किसकी? राखी केंद्र के रूप में। ठीक है, फिर है कि देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना शुरू की गई थी। और ये जो वन
वन स्टॉप सेंटर योजना थी। ये आपकी महिलाएं जो हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। 8वां क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो उसकी जो किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। ठीक है, आगे है कि महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। यानी कि अगर हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो 14 दिन पूर्व ही आपको राष्ट्रपति को इस चीज़ की सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है कि महाभियोग प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा के पश्चात यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 मतों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, आगे है कि ज्योतिबा राव फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आपका आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा राव फुले ने की थी। कब, तो 24 सितंबर 1873 को की थी। ठीक है, आगे है इसी में रहेगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी या उसकी स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, तो स्वामी विवेकानंद ने की। और कब हुई थी, तो 1 मई 1 मई 1897 में। ठीक है, 9 क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो वो जो सबसे कम था वो आपका हरियाणा और दमन और द्वीप का था। सबसे कम किसका लिंगानुपात था, तो हरियाणा और दमन और द्वीप का। ठीक है, अब आता है कि दमन और द्वीप का जो लिंगानुपात है वो कितना था, तो 618। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। हरियाणा का लिंगानुपात तो आपका 800 यानी कि 887 है। कितना है, 889 है, जो कि सबसे कम था। ठीक है, फिर आता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला देश कौन सा था, तो सॉरी गाइस, देश नहीं राज्य होगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य था वो आपका केरल था, जिसमें आपके 1084 लिंगानुपात था। ठीक है, आगे है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में संबंधित थे। तो जो आयुर्वेद के जो महान विद्वान हैं चरक, ये आपके कुषाण काल से संबंधित थे और इन्होंने एक रचना की थी। और क्या कहते हैं इनकी रचना को, तो चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी थी, चरक संहिता नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। फिर आता है कि धन्वंतरी गुप्त राजवंश से संबंधित थे और इन्हें चिकित्सा जगत का भगवान भी कहा जाता था। जो धन्वंतरी थे वो आपकी चिकित्सा से संबंधित थे और ये गुप्त राजवंश से संबंधित थे और इन्हें चिकित्सा के जगत का भगवान कहा जाता था। क्या, भगवान। ठीक है, आगे है आपका कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी जो मनरेगा है उस अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है। तो जो मनरेगा है उसमें 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे है कि 2 फरवरी 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। अब क्वेश्चन आता है कि मनरेगा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी, 2 फरवरी को। ठीक है, आगे है कि मनरेगा का नाम बदलकर मनरेगा, पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था मरेगा। तो मरेगा का जो नाम चेंज करके जो आपका इसका मनरेगा कर दिया गया था वो आपका 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट इसी सीरीज में रहेगा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि एक ही एक पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ये सीरीज आपकी बहुत ही बेहतरीन सीरीज रहेगी। 11वां क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, फिर आता है कि कब और कहाँ की थी। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वो 1815 में कोलकाता में की थी। कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, फिर आता है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय की कब की, तो 1815 में। ब्रह्म समाज की तो 1828 में। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 18 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी, आर्य समाज की। इसने तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब, तो 8 अप्रैल 1875 को। ठीक, आगे है एक 13वां कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। जो चटगांव शस्त्रागार डकैती की जो योजना थी वो आपकी मूरमैन ने की थी। किसने की थी, मूरमैन ने। ठीक है, और ये मूरमैन नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये आपका सूर्यसेन है। कौन है, सूर्यसेन। ठीक है, आगे है कि सूर्यसेन को मास्टर दादा के नाम से भी जानते हैं। जो सूर्यसेन थे उन्हें मास्टर दादा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्यसेन ने पूर्वोत्तर भारत के सम्याश्रम नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान है वो आपका जयपुर में स्थित है। वहीं आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। ठीक है, आगे आता है कि किस नदी के तट पर
हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। तो जो हाइड स्पीच का जो युद्ध है वो आपका झेलम की नदी पर हुआ था, ठीक है। आगे है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हुआ था। जो झेलम का युद्ध है उसे सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, और कब? तो 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो आगे की सीरीज है वो एकदम स्पष्ट है, बस थोड़ी शुरुआती में पता नहीं क्यों वो थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा था, लेकिन आगे की अब पूरी आपको सीरीज बढ़िया दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें है कि इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहे थे। जो आपका झेलम का युद्ध था उसमें सिकंदर की विजय हुई थी। और सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बरूकेफला। क्या था? बरूकेफला इनके घोड़े का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन आपका कि बिहार के नक्शे पर कौन सा जिला सर्वाधिक पूर्व में है। तो बिहार के जो नक्शे पे सबसे ज़्यादा जो पूर्व में कौन सा जिला है? तो वो आपका किशनगंज है, ठीक है। और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो आपका गया है। कौन सा है? गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है आपका 17 क्वेश्चन कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो भारत में नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है उनका जो संरक्षण है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। फिर आता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। कितने से? 12 से 35 तक आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके भाग 3 में वर्णित हैं, ठीक है। फिर आता है कि मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो आपकी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। फिर आता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। तो सूरत में की थी, और कब? तो 1608 में स्थापित की थी। कब की थी? सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। फिर आता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में अपनी कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट रहेगा कि टोवा झील कहाँ स्थित है। तो जो टोवा झील है वो आपकी सुमात्रा में स्थित है। कहाँ पर है? सुमात्रा में, ठीक है। और ये सुमात्रा जो है वो आपकी ये जो टोवा झील है ये आपकी इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो आपकी सुपीरियर झील है, ठीक है। आगे है कि किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो जो पर्ल ऑफ साइबेरिया है वो आपके वैकल झील को कहा जाता है। किसको? वैकल झील को। और फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मैडम क्यूरी को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें जो मैडम क्यूरी हैं उनको 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। फिर है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। पहली महिला कौन है। तो जो पहली महिला है वो आपकी मैरी क्यूरी है, ठीक। 21 क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है उसको करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1921 में दिया गया था, ठीक है। आगे है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किसकी स्मृति में दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मूली क्या है। तो मूली आपकी एक स्थानांतरित जड़ है। कैसी है? स्थानांतरित जड़ है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स रोग किसके कारण होता है। तो जो एड्स रोग होता है वो आपका HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसी में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 23 हो गया, 24 इसी में आगे है कि HIV वायरस टी लिम्फोसाइट्स को ग्रसित करता है। जो अब क्वेश्चन आता है कि जो HIV वायरस होता है वो किसको क्षतिग्रस्त करता है, तो जो आपका टी लिम्फोसाइट्स होता है उसको क्षतिग्रस्त करता है। ठीक है, आगे है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव के लिए 10% का जो नियम है वो किसने दिया था, तो जो आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का जो नियम है 10% का वो आपके लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। और ऊर्जा की जो दिशा होती है, यानी कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, तो वो हमेशा इसका सीधा रहता है। ठीक है, आगे आता है कि पवन ऊर्जा क्या है, तो जो पवन ऊर्जा है वो आपकी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। कैसा होता है? गैर पारंपरिक। ठीक है, और वह ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीनीकृत किया जा सके उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी में 27 क्वेश्चन आएगा आपका कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के सहित जो सभी जो तारे हैं उनमें कैसा ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में संलयन। कैसा है? हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविकों में संलयन, ये आपका उसमें ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, कि परमाणु बम के सिद्धांत पर काम करता है, तो जो नाभिकीय विखंडन वो आपके परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे आता है कि पर्यावरण में 3R से क्या तात्पर्य है, तो 3R यानी कि रिड्यूस, रेस्यू और रिसाइकल। क्या? रिड्यूस, रीयूज और राइस्किल। ठीक है, फिर आता है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर कि आनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान हेतु किसे जाना जाता है, तो आनुवांशिकी के क्षेत्र में जो योगदान हेतु आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आगे है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो जो आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आगे है कि इन्होंने अपने प्रयोग हेतु मटर का पौधा चुना था। अब क्वेश्चन आता है कि जॉन मेंडल ने किस पर अपना इन्वेंशन किया था या किस पर अपना प्रयोग किया था, तो उन्होंने मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, आगे है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो जो आपकी अम्ल वर्षा है वो NO2 और SO2 के कारण होती है। किसके? NO2 और SO2 के कारण। ठीक, आगे रहेगा कि कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है, तो जो कृत्रिम वर्षा है वो आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है, सिल्वर आयोडाइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया किस विधि से बनाई जाती है, तो जो व्यावसायिक तौर पर जो अमोनिया होती है वो आपकी हैवर विधि के द्वारा बनाई जाती है। अब हैवर विधि क्या है हम वो भी देख लेते हैं कि हैवर विधि के अनुसार यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1/3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। ठीक है, आगे है कि आलू का कंद रूप रूपांतरित होता है, तो जो आलू का कंद रूप है वो आपका तना से रूपांतरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस संबंध है, तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। जैसे कि अब क्वेश्चन काफ़ी बार ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, आप एक चीज़ आपने देखी होगी कि सर्दियों में जो कंबल होता है अगर आप अपना मुंह बाहर रख कर सोते हैं तो कंबल इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, और वहीं आप कंबल को अंदर आप घुस जाते हैं तो वो गर्म हो जाता है जल्दी। क्यों? क्योंकि जो हम अपनी जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे टेम्परेचर की वृद्धि होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी गर्म होती है। तो इससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन हमारी कम होने लगती है, तो क्या होता है कि जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है वो हमारा गर्म होने लगता है, तो उसी से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष काटे जा रहे हैं, इतनी जल्दी वृक्ष बड़े होते नहीं है, लेकिन जो वृक्ष हैं वो लगातार कट रहे हैं। ठीक,
तो होता क्या है कि वृक्ष जब लगातार कट रहे हैं तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाई का जो तालमेल है वो सही से नहीं बैठ रहा है। क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वहाँ जो वृक्ष जब हम हद से ज़्यादा जब काट देंगे, काटते जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि आज से 10 साल पहले इतना टेम्परेचर नहीं था जितना अभी आपका टेम्परेचर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वनों की कटाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन हमारी कम हो रही है और जो इन्वायरमेंटल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बन रहा है। ठीक है, आगे आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो किया था वो आपका जोसेफ फॉरियर ने किया था। किसने किया था? जोसेफ फॉरियर ने। ठीक, अब आता है कि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैस के जो उदाहरण हैं उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन फ्लोरोराइड, तो ये सारी जो गैसें हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैस की उदाहरण हो जाती हैं। आगे है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आगे हम चलेंगे इसी में, तो है कि पानी का आयतन किस तापमान पर सबसे न्यूनतम होता है? पानी का जो तापमान है वो सबसे न्यूनतम आपका डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो घनत्व मापने का जो यूज किया हम मापते हैं वो आपका पाइकोमीटर से नापते हैं। किससे? पाइकोमीटर से। ठीक है, फिर आता है आपका कि अपेक्षिक घनत्व मापने हेतु तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, तो आगे आपका 45 क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोरोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो पेयजल में जो आपकी फ्लोरोराइड की जो मात्रा होती है वो 1.5 ppm होती है। कितनी? 1.5 ppm ये आपकी जो है वो होनी चाहिए, मात्र जायज़ है, इससे ज़्यादा आपकी जायज़ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय वो आपका जिनेवा में है। ठीक, आगे है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? जो एस्पिरिन है वो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, आगे आता है कि एस्पिरिन का सूत्र क्या है? जो आपका ये एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है उसको रासायनिक सूत्र क्या है इसका? ये तो रासायनिक नाम हो गया, सूत्र है इसका C9H8O4। क्या है? C9H8O4। ठीक है, नेक्स्ट है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि चींटी के जो डंक में जो अम्ल होता है वो आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ होता है? तो जो ओजोन परत है वो आपका वायुमंडल में समताप मंडल में होता है। कहाँ पर होता है? समताप मंडल में। ठीक, इसके बाद आता है कि पहले ओजोन दिवस कब मनाया गया था? तो जो पहला ओजोन दिवस है वो आपका 1995 में मनाया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो जो हमारी नॉर्मल यानी कि सामान्य नेत्र पर जो हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो आपकी जाति होती है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे है आपका कि वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है वो आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या? टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्गीकरण का जनक, तो वर्गीकरण के जो जनक हैं वो आपके अरस्तु हैं। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक आपके लेनियम है। शिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाह होता है? तो शिरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। ठीक, फिर आता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो आपके फेफड़ों से होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है? तो वो आपकी आयन मंडल है जो कि रेडियो संचार में मदद करती है। वहीं आता है कि हमारे जो वायुमंडल में वह कौन सी परत है जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वो आपकी क्षोभ मंडल आ जाता है। और वह कौन सी परत है जहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है? तो वो आपका समताप मंडल है। कौन सा है? समताप मंडल है। ठीक है,
अब इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि आयमंडल वायुमंडल की चौथी परत है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान निरंतर बढ़ता है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ में जो आपका क्वथनांक दाब में जब वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है, तो वो बढ़ता है, क्या बढ़ेगा। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है तो उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि अगर हम पानी उबालते हैं या कोई भी द्रव है वो आपका उबलता है, पानी हुआ, दूध हुआ, तो क्या होता है, उबल के वो ऊपर आता है, क्या आता है, ऊपर आता है, तो वही उसका क्वथनांक हो जाता है। ठीक है, क्वथनांक दाब का समानुपाती है। क्वथनांक क्या होता है, दाब का समानुपाती होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जो कि N/m2 होता है। ठीक, फिर है कि कलानाथ किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जो कलानाथ है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर है कि मेदिनी किसका पर्यायवाची है, तो जो मेदिनी है वो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। और पृथ्वी के और पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो धरा, धरणी, क्षिति, वसुधा, वसुंधरा, ये आपके पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर आता है कि अंदर का विलोम, तो अंदर का बाहर हो जाएगा। जो मांस ना खाता हो तो निरामिष होता है, और जो मांस खाता हो तो सामस्य होता है। फिर आता है कि अमित शब्द का विलोम, तो अमित का हो जाता है परिमिति। ठीक है, इसी सीरीज में अब आगे हम चलेंगे तो आगे रहेगा आपका, आगे है कि अमित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अमित का क्या होगा, असीम, बेहद, अपरिमिति, बहुत, अधिक, अत्यधिक, ये सभी आपके अमित के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, फिर आता है कि कुलांगर शब्द का अर्थ क्या है। तो कुलांगर शब्द का जो अर्थ है वो है कि अपने ही कल का नाश करने वाला व्यक्ति, क्या, अपने ही कल का नाश करने वाला व्यक्ति। फिर आता है कि कुलांगर शब्द का विलोम, तो कुलांगर शब्द का विलोम हो जाएगा आपका कुलदीप, क्या हो जाएगा, कुलदीप। ठीक, नेक्स्ट है कि गौरव शब्द का विलोम, तो गौरव का हो जाएगा राघव। ठीक, चेतन का विलोम जड़ हो जाएगा, वीर का कायर। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो विश्व में जो सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है, और ये आपका उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो जो टिहरी बांध है वो आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित भागीरथी नदी पर स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, आगे है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका सतलज नदी पर है, और ये आपका बांध भारत का सबसे ऊंचा है और गुरुत्वी बांध है। कैसा है, गुरुत्वी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो जो नागार्जुन बांध है वो आपका कृष्णा नदी पर है। किस पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट आता है कि गणतंत्र प्रणाली भारत में किसके संविधान से अपनाया गया है, तो जो गणतंत्र प्रणाली है वो आपके फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। कहाँ से, फ्रांस। ठीक, आगे है 77 की छाया मंत्रिमंडल किस देश में अस्तित्व में है, तो जो छाया मंत्रिमंडल है वो आपका ब्रिटेन देश में अस्तित्व में है। कहाँ पर है, ब्रिटेन में। ठीक, फिर आता है कि भारत के किस शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, तो जो मुंबई है, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो आपकी मुंबई को कहते हैं, और मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो आपका मुंबई और महाराष्ट्र है। कौन कौन सा है, मुंबई और महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो दूसरा आपका दिल्ली है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी विशाखापट्टनम है। इसके साथ ही नेक्स्ट आएगा आपका कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार कौन सा कानून अधिकार हो गया है, तो पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार था लेकिन अब संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया है, ये आपका कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार था लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 3 के अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया है। जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया है ये आपका। ठीक है, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे संपत्ति का अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया है। आगे है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो जो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितना है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और जो मौलिक अधिकार है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ ही जो मौलिक अधिकार है वो हमारे अमेरिका के देश से लिया गया है, जो अमेरिका देश का जो संविधान है वहां से लिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो जो अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है वो आपकी 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आपको जो 60 वर्ष की आयु के पश्चात 1000 से 5000 तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है। फिर आता है कि किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय नीति नेशनल रिवॉर्ड घोषित किया है। तो जो राष्ट्रीय नीति नेशनल रिवॉर्ड है वो आपके बेंजामिन डिसरेली ने घोषित किया है, ठीक। आगे है कि 1857 की क्रांति किसके समय में हुआ है। तो जो 1857 की क्रांति है वो आपकी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ठीक। आगे हम बढ़ेंगे, आगे रहेगा आपका कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके लॉर्ड पाल्मस्टन है। कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टन थे जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो आपके भारत में हुआ एक सिपाही विद्रोह था, जिसे क्रांति की शुरुआत भी कहा जाता है। और ये जो शुरुआत थी वो आपकी 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक। आगे आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम प्रतिषेध का प्रावधान है। तो बाल श्रम प्रतिषेध का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 24 में है। किस में है? अनुच्छेद 24 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है। तो जो कैलिफोर्निया है वो आपके पश्चिमी तट पर स्थित है अमेरिका में, और कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व की सिलिकॉन वैली कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया आपका अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और कैलिफोर्निया की राजधानी क्या है, तो सैक्रामेंटो, क्या है, सैक्रामेंटो, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत की सिलिकॉन वैली, तो भारत की सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु शहर को कहा जाता है, ठीक है। इसी में आगे रहेगा आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन है वो सारनाथ में दिया था, और महात्मा बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो इनका पहला जो प्रवचन था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की माता महामाया थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और यह जो घटना है वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो जो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक। इसके बाद आएगा आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। तो कहीं भी नहीं किया गया। कहाँ? कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो वो आपके यूसुफ मेहर अली ने आपका ये नारा दिया था कि भारत छोड़ो। फिर है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो बिहार की जो मैथिली भाषा है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और ये किस अनुसूची में है, तो ये आपकी 8वीं अनुसूची में है। और ये जो मान्यता है वो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो ये 99वां क्वेश्चन है आपका कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल जो है वो आपके विद्यापति को कहते हैं। फिर है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो वो लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तो बैंगनी का। विद्युत शक्ति का जो आशाई मात्रक है वो वाट होता है आपका। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का CGS मात्रक आपका आर्गन होता है। तो आपके फ्रेंड्स हमने 100 प्लस क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट करा दिया। 100 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी सेकंड पार्ट आएगा वो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बहुत जल्द लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका कल ही आ जाएगा। और ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।